हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, इस क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड दिस क्लास, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। मैं वेट कर रहा हूँ आपका कंफर्मेशन that your audio video is okay so that we can start. Yes, कर दीजिए कंफर्म ऑल ऑफ यू। तो चलें शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन मॉड्यूल सी का जो चैप्टर 22 है, दैट इज फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू ट्रेजरी। फ्रेंड्स, हमारी ये क्लास एक बेस बिल्डिंग क्लास है जिसमें पहले हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स को लेकर के जो दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां से केस स्टडीज नॉर्मल क्वेश्चंस लगातार पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, तो वो है CRR दैट इज कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR दैट इज स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो। तो इनको लेकर के क्योंकि लगातार क्वेश्चंस आते हैं तो इन डेप्थ हम इनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या हैं, ऑल दिस वी शैल डिस्कस। तो शुरू करते हैं पहले हम कैश रिजर्व रेशियो से, CRR से। सो CRR क्या होता है, कहाँ मेंटेन होता है, कैसे मेंटेन होता है, क्या उसके परसेंटेजेस होते हैं, दूसरे रूल्स क्या हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। CRR के जो लीगल प्रोविजंस हैं, सबसे पहले यही क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है कि CRR के जो लीगल प्रोविजंस हैं वो कहाँ पे हैं। सो CRR से रिलेटेड जो लीगल प्रोविजंस हैं, तो जनरल प्रोविजन है सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1940, सॉरी, it is Reserve Bank of India Act, not Banking Regulation Act. It is RBI Act 1935। तो यहाँ पे इसके लीगल प्रोविजंस हैं सेक्शन 42 सब सेक्शन 1। तो यहाँ पे इसके लीगल प्रोविजंस हैं। Now, according to these legal provisions, every bank shall maintain in India by way of cash reserve a sum equal to such a percent of total of its net demand and time liabilities in India in such manner and for such dates as per RBI in terms of section 42 subsection 1 of RBI Act may specify by notification in official gazette from time to time having regard to need of securing monetary stability in the country। तो कैश रिजर्व रेशियो का रिक्वायरमेंट क्या है? हर एक बैंक मेंटेन करेगा इंडिया के अंदर कैश रिजर्व। सो मीन्स कैश रिजर्व मीन्स कैश बैलेंस कितना, इक्विवेलेंट टू सच परसेंट ऑफ इट्स टोटल नेट एंड डिमांड टाइम लायबिलिटीज। इसके जो टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज हैं उनके परसेंटेज के तौर के ऊपर। और वो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज भी इंडिया में देखनी है, बिकॉज किसी भी बैंक की नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज इट कैन बी विद इन इंडिया, इट कुड ऑल्सो बी आउटसाइड इंडिया। तो जो कैश रिजर्व मेंटेन करना है दैट विल बी विद रेफरेंस टू नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज इन इंडिया। और कैसे मेंटेन किया जाएगा? इन सच मैनर एंड ऑन सच डेट्स, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गजट नोटिफिकेशन के द्वारा नोटिफाई करेगा। एंड इट विल बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और चेंज के पीछे रीजन क्या रहेगा? मॉनेटरी स्टेबिलिटी को सिक्योर करना इन द कंट्री। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या निकल करके आए। सो पहली बात, इसके जो लीगल प्रोविजंस हैं वो हैं सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 RBI एक्ट में। सेकेंडली, इसको एज ए कैश रिजर्व मेंटेन करना है।
मेंटेन एज ए परसेंटेज करना है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज इन इंडिया, और इसको नोटिफाई करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसको टाइम टू टाइम चेंज किया जा सकता है। और चेंज करने के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया रहेगा वो है टू मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन द कंट्री। Now, Section 18, Subsection 1 of Banking Regulation Act. It is applicable for maintaining CRR to cooperative banks. So, जो unscheduled cooperative banks है, non-scheduled cooperative banks हैं, उनके लिए जो CRR के प्रोविजंस हैं, जो शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स है उनके लिए सेक्शन 42 ही है, लेकिन जो नॉन शेड्यूल्ड हैं उनके लिए CRR के रूल्स हैं अंडर सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये ध्यान रखना है डिस्टिंक्शन को। एक होता है नॉर्मल CRR जो हमने यहाँ पे देखा। नो फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज किसी बैंक की 80,000 करोड़ है, और इसमें से 10,000 करोड़ नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज आउटसाइड कंट्री हैं। तो दिस मीन्स CRR जो मेंटेन होगा वो 70,000 के ऊपर मेंटेन होगा एज ए परसेंटेज। लेट अस से अगर ये परसेंटेज 4% है, तो 4% अगर है तो बैलेंस मेंटेन होगा 2800 करोड़ का। और कितने पीरियड के लिए होगा ये रूल भी अभी हम आगे जाके देखेंगे। सो ये थी हमारी नॉर्मल CRR। सो देयर कुड बी इंक्रीमेंटल CRR, मीन्स एडिशनल CRR फॉर सम पर्पज। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 सबसेक्शन 1A, तो ये 1A हो गया हमारा। तो यहाँ पे सेक्शन 1 है तो इसका आगे फर्दर 1A हुआ। RBI may require scheduled banks to maintain additional average daily balance. So additional incremental CRR में क्या होगा, additional average daily balance maintain करना होगा, amount of which shall not be less than the rate specified by Reserve Bank of India in the notification. उसका amount कितना होगा जो Reserve Bank of India नोटिफिकेशन के द्वारा, गजट नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई करेगा। And it may be there from time to time. Such additional balance shall be calculated with reference to excess of total NDTL of that bank shown in the returns referred to in section 42(2) of RBI Act. तो ये जो एडिशनल बैलेंस होगा इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए एक बेस डेट को लिया जाएगा विद रेफरेंस टू excess of total NDTL of the bank as shown in the returns referred to this section. तो इस सेक्शन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को CRR का रिटर्न जाता है। सो उस रिटर्न को एक कट ऑफ डेट ले लिया जाएगा ओवर इट्स टोटल ऑफ NDTL एट क्लोज ऑफ द बिजनेस एज ऑन डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे जो बेस डेट ले ली जाएगी वो रिटर्न के मुताबिक ले ली जाएगी, और फिर जो CRR एडिशनल बैलेंस मेंटेन करना होगा उसको स्पेसिफाई किया जाएगा विद रेफरेंस टू क्लोज ऑफ द बिजनेस ऑन डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। तो इस प्रकार से उसका कैलकुलेशन किया जाएगा एडिशनल बैलेंस का। नाउ मेंटेनेंस ऑफ CRR। Every scheduled bank, small finance bank, payment bank shall maintain with Reserve Bank of India average daily balance. तो CRR का जो बैलेंस देखा जाएगा वो एवरेज डेली बैलेंस देखा जाएगा, अमाउंट ऑफ विच shall not be less than the prescribed percentage of total NDTL in India as on last Friday of second preceding fortnight. तो एक मंथ के अंदर 2 प्रीसीडिंग फोर्टनाइट होते हैं या 2 फोर्टनाइट होते हैं। तो हमने फर्स्ट प्रीसीडिंग फोर्टनाइट के अकॉर्डिंगली इसको मेंटेन नहीं करना,
इसको मेंटेन करना है सेकंड प्रीसीडिंग मीन्स सेकंड प्रीवियस फोर्टनाइट, जो उसका लास्ट फ्राइडे होगा उसके रेफरेंस में इसको मेंटेन करना है। तो दो बातें इसके अंदर आ गई इंपॉर्टेंट। एक, जो भी मेंटेन किया जाएगा वो एवरेज डेली बैलेंस मेंटेन किया जाएगा, और एवरेज डेली बैलेंस फोर्टनाइट का देखा जाएगा। और फोर्टनाइट कौन सा होगा? इट विल एंड ऑन व्हाट? लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट। यानी यहाँ पे हमारे पास एक फोर्टनाइट का टाइम लैग होता है, यानी गैप रहता है एक फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मीन्स 14 डेज। और 14 डेज के लिए जो हम क्लोजिंग डे लेते हैं, कौन सा लेते हैं? वो लेते हैं फ्राइडे। एवरी कोऑपरेटिव बैंक नॉट बीइंग ए शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक, अगर वो शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक नहीं है जिसके ऊपर सेक्शन 18(1) बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है, तो जो शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक नहीं, दे विल मेंटेन डेली इन इंडिया ऑन डेली बेसिस बाय वे ऑफ कैश रिजर्व विद इटसेल्फ। जो कमर्शियल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट बैंक्स है, आरआरबी हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इस बैलेंस को मेंटेन करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक अगर शेड्यूल्ड है वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर वो नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक है तो कैश रिजर्व वो अपने पास भी मेंटेन कर सकता है, या बैलेंस इन करंट अकाउंट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी मेंटेन कर सकता है, या बैलेंस इन करंट अकाउंट विद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी मेंटेन कर सकता है इन द स्टेट कंसर्न्ड, या नेट बैलेंस वो करंट अकाउंट में मेंटेन करेगा। इन केस ऑफ प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, बैलेंस विद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न्ड, और इन वन और मोर ऑफ द अफोरसेड वेज। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके मुताबिक जो नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो सीआरआर को मेंटेन करेंगे। तो इनके लिए अलग अलग मेथड्स हैं, लेकिन जो शेड्यूल्ड बैंक हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, पेमेंट बैंक्स हैं जिसमें आरआरबीज भी आ जाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी शेड्यूल्ड आ जाते हैं, तो वो सारे के सारे बैलेंस मेंटेन करेंगे विद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लोकल एरिया बैंक्स, तो अगर वो लोकल एरिया बैंक्स हैं तो दे विल मेंटेन सीआरआर बैलेंसेज विद इटसेल्फ, तो वो भी अपने साथ बैलेंस रख सकते हैं, और बाय वे ऑफ बैलेंस इन करंट अकाउंट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या बाय वे ऑफ नेट बैलेंस इन करंट अकाउंट, और इन वन और मोर ऑफ अफोरसेड वेज। तो उनके लिए भी ये तीन मेथड्स हैं, या इनमें से कोई एक मेथड वो चूज कर सकते हैं, और वो भी उतना ही मेंटेन करेंगे। टोटल ऑफ इट्स एनडीटीएल इन इंडिया एज ऑन लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट। तो ये सारा कुछ कॉमन है सभी बैंकों के लिए, लेकिन लोकल एरिया बैंक्स के लिए, नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए देयर आर मोर देन वन ऑप्शंस फॉर मेंटेनिंग सीआरआर। मैनर्स उनके पास जिस मैनर में रखा जाएगा तो उनके पास एक से ज्यादा हैं। Now, maintenance of minimum CRR on daily basis. Every scheduled bank, small finance bank, payment bank, they will maintain minimum CRR of not less than 90% of required CRR. यानी उनका जो मिनिमम बैलेंस होगा CRR अकाउंट में वो कितना रहना चाहिए? Not less than 90% of required CRR on all days during reporting fortnight in such manner that average of CRR maintained daily shall not be less than CRR prescribed by Reserve Bank of India। तो इसको हम इस प्रकार से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट अस से देयर इज ए बैंक जिसका एनडीटीएल 1 लाख करोड़ है और ओवरसीज उसका एनडीटीएल 20,000 करोड़ का है, तो this mean NDTL in India will be 80,000 crores. Let us assume 5% रेट है CRR का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रेस्क्राइब किया। इट इज जस्ट एन एजम्पशन। तो 80,000 का 5% दैट मीन 4,000 करोड़ ये बैलेंस मेंटेन करना होगा बैंक को।
अब ये बैलेंस एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है, और जब एवरेज बैलेंस है तो ऐसा हो सकता है ऑन फ्यू डेज बैलेंस में बी लेट अस से दिस मच, on some other day balance may be let us say this much, on some other day let us say balance may be this much. तो on different days balance वेरी कर सकता है, लेकिन एवरेज इट शुड बी 4000 करोड़ फॉर ए फोर्टनाइट। तो ये जो डेली बैलेंस बेसिस के ऊपर बैलेंस रहेगा वो बैलेंस कितना होना चाहिए? वो बैलेंस होना चाहिए 90% ऑफ दिस बैलेंस। तो अगर 4000 करोड़ का एवरेज बैलेंस एक पर्टिकुलर फोर्टनाइट में मेंटेन करना है तो मिनिमम बैलेंस कितना होगा? सो 4000 का 90%। तो दैट मीन कि मिनिमम बैलेंस किसी भी समय इस अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा। तो ये हमारी केस स्टडी भी बन जाती है। सो केस स्टडी में अब हमारे पास कई क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। उसने ओवरऑल एनडीटीएल दे दिया और उसके बाद उसने कहा कि जो ओवरसीज एनडीटीएल है वो इतनी है, लोकल एनडीटीएल कितनी होगी इंडिया में, सीआरआर का अमाउंट कितना होगा, और मिनिमम बैलेंस जो 90% मेंटेन करना है वो कितना होगा, फोर्टनाइट का जो टोटल प्रोडक्ट है वो कितना होगा, डिफरेंट डेज के ऊपर सीआरआर को ऐसे बैलेंस मेंटेन किए गए तो एक पर्टिकुलर डे को बैलेंस कितना होगा। सो इस प्रकार के कई क्वेश्चंस वो आपको केस स्टडी की फॉर्म में दे सकता है। नो कैलकुलेशन ऑफ नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज, एनडीटीएल का जो कैलकुलेशन है वो कैसे रहेगा? एनडीटीएल ऑफ द बैंक इंक्लूड्स, जो बैंक के नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज हैं उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? ए, liabilities towards the banking system net of assets with the banking system as defined in section 42 of RB Act for scheduled banks, small finance banks, payment banks, or section 18 of Banking Regulation Act 1998 for non-scheduled banks, or section 18 of Banking Regulation Act read with section 56 thereof for non-scheduled cooperative banks. तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के बैंक्स आ गए। एक आ गए हमारे पास शेड्यूल्ड बैंक्स और उनके साथ आ गए हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स। दूसरी कैटेगरी बैंकों की आ गई जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, और तीसरी कैटेगरी आ गई जो नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। तो एनडीटीएल ऑफ बैंक इंक्लूड्स liabilities toward the banking system net of assets with the banking system। तो अगर किसी बैंक का बैंकिंग सिस्टम की लाइबिलिटी 20,000 करोड़ की है और बैंकिंग सिस्टम की तरफ उसके एसेट्स 16,000 करोड़ के हैं, तो जो बाकी 4,000 करोड़ बचे वो इंक्लूड हो जाएगी एनडीटीएल के अंदर। बी, liability towards others in the form of demand and time deposits or borrowings or other miscellaneous items of liabilities। इसके अलावा liability towards others in the form of demand and time liabilities, ये others कौन हुए? So others में हमारी आ गई let us say public, let us say government, let us say business people। So entities, business entities आ गई। तो बिजनेस एंटिटीज के जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो भी आ जाएंगे, टाइम डिपॉजिट्स हैं वो भी आ जाएंगे, अगर किसी प्रकार की बोरिंग्स की हैं वो भी आ जाएंगी, और कोई मिसलेनियस लायबिलिटीज हैं इसके अंदर वो भी आ जाएंगी। तो ये पोर्शन हो गया हमारा बी। तो ये एनडीटीएल में इंक्लूड होंगे। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले पार्ट को कवर करें, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। If live class enough to pass the exam? No, live class is not enough to pass the exam, लेकिन live class is very very useful for improving your score। अगर आप 41, 43, 46, 44 एटसेट्रा इस प्रकार से मार्क्स लेकर के फेल हो रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये आपके स्कोर को इम्प्रूव करती है। पास होने के लिए आपको फुल सिलेबस कवर करना चाहिए,
और फुल सिलेबस को कवर करने के लिए अगर आप IIBF बुक्स को यूज़ कर रहे हैं तो इन बुक्स में आपके सामने कुछ इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा है, जैसे लिखा है, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टी आती है। उसके चलते आप उसको बार बार करते हैं, फिर भूल जाते हैं, और रिजल्ट होता है यू हैव टू कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, और टाइम आपके पास ऑलरेडी कंस्टेंट रहता है। आप प्रैक्टिस करनी चाहते हैं लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है प्रैक्टिस के लिए इन बुक्स के अंदर, थोड़े क्वेश्चन हैं। केस स्टडीज CIB में इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन बुक के अंदर केस स्टडी आपको बहुत कहीं कहीं मिलेंगे। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? फ्रेंड, इसका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। बहुत ही लो प्राइस के हमारे वीडियो लेसन्स हैं जिसमें क्वालिटी को हम कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इन वीडियो लेसन में जब हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत सिंपल करके एक्सप्लेन करते हैं, जिसको आप बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर जाते हैं, बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं। हमारा जो क्वेश्चन बैंक है जिसमें बहुत सारे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, वो आपकी अच्छी प्रैक्टिस करवा सकता है। हमारे जो केस स्टडीज़ का पैकेज है इसमें बहुत सारी केस स्टडीज़ आपको मिल जाएंगी विद सॉल्यूशन, तो आपका ये इशू भी सॉल्व हो जाएगा। और जब आप इन सभी चीज़ों को यूज़ करते हैं तो फिर आपकी पास होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है एक ही बार में वो इम्प्रूव कर जाएंगी। अब ये अवेलेबल कहाँ है? तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट में जाइए। हमारी वेबसाइट का जो कोर्सेज पेज है उसको ओपन करिए, तो वहाँ पे आपको ये सारे के सारे कोर्सेज जो भी आपने लेने हों तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारी ऐप में भी अवेलेबल है, हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, तो वहाँ से भी आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। सो अगर इतना कुछ इतना अच्छा अवेलेबल है और वो भी बहुत लो प्राइस के ऊपर विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, तो वाई नॉट टू यूज़ इट एंड इम्प्रूव आवर चांसेस ऑफ पासिंग द एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक के बटन को पुश कर दीजिए, और अभी पुश कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। तो जब आप लाइक बटन को पुश करते हैं तो हमारा YouTube जो है वो बहुत सारे और स्टूडेंट्स को इस लेसन को दिखाने की कोशिश करता है। अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ। अगर आपको हमारे नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं जिसके कारण आपकी क्लासेस मिस हो रही हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी बेल आइकन के साथ। फिर आपको सारी नोटिफिकेशंस हमारी ऑन टाइम मिलती रहेंगी और आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा रिगार्डिंग आवर क्लासेस अवेलेबिलिटी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हम बात करते थे कंप्यूटेशन ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज की। Loans borrowings from abroad by banks in India shall be reckoned as liabilities to others and shall be subject to reserve requirement। अगर किसी बैंक ने लोन रेज किया है या पैसा बोरो किया है नॉट इन इंडिया बट अब्रॉड, तो उसको भी हम CRR पर्पस के लिए NDTL में इंक्लूड करेंगे और उसको दिखाएंगे क्या, लायबिलिटीज टूवर्ड्स अदर्स। On the other hand, lending to banks abroad will not be considered asset with banking system and hence will not be allowed to be netted out of interbank liabilities। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या रहा? अगर वो lending and borrowing विद इन इंडिया है तो हमने ऊपर नोट किया था, उसको नेटिंग करके हम डिमांड टाइम लायबिलिटी में इंक्लूड करेंगे। और अगर ये लैंडिंग एंड बोरिंग ओवरसीज है, आउटसाइड द कंट्री है, तो जो लैंडिंग किया है वो एसेट है, उसको हम नेटिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जो बोरिंग की हमने की है, जो पैसा बोरो किया वो हमारी लायबिलिटी है, उसको हम रिजर्व रिक्वायरमेंट के लिए इंक्लूड करेंगे और लायबिलिटी टू अदर्स में उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो ये एक मेजर पॉइंट आ गया डिस्टिंक्शन का। Upper tier 2 instruments raised and maintained in India and abroad shall be reckoned as liability for calculation of NDTL। तो जो अपर टीयर 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बैंक रेज करते हैं
कैपिटल एडिक्वेसी पर्पस के लिए कुछ फंड्स, अगर वो फंड्स अपर टीयर 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो चाहे वो इंडिया में है चाहे आउटसाइड इंडिया है, तो उनको लायबिलिटी में इंक्लूड करना फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनडीटीएल। Balance amount in respect of drafts issued by accepting bank on its correspondent bank under remittance facility scheme and remaining unpaid shall be reckoned as liability to others in India। अगर हमने ड्राफ्ट इशू किए हैं दूसरे बैंकों के ऊपर by accepting banks on correspondent banks under remittance facility scheme और अभी उनका पेमेंट नहीं हुआ है, तो उनको भी हम लायबिलिटी लेंगे टू अदर्स इन इंडिया व्हेन वी कैलकुलेट एनडीटीएल। अमाउंट रिसीव्ड बाय कॉरस्पॉन्डेंट बैंक शैल बी रिकॉर्ड एज लायबिलिटी टू द बैंकिंग सिस्टम। तो जो अमाउंट कॉरस्पॉन्डेंट बैंक रिसीव करेगा उसको लायबिलिटी टू बैंकिंग सिस्टम दिखाया जाएगा एंड दिस लायबिलिटी में बी नेटेड ऑफ बाय द कॉरस्पॉन्डेंट बैंक अगेंस्ट देयर इंटरबैंक एसेट्स। तो यहाँ पे हम बात इंडिया की कर रहे हैं। तो अगर हम ड्राफ्ट इशू करते हैं अपने कॉरस्पॉन्डेंट बैंकों के ऊपर, तो उसको हमने किस प्रकार से अकाउंट फॉर करना है। सम प्लेस्ड बाय बैंक्स फॉर इशूइंग ड्राफ्ट्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, वारंट्स शैल बी ट्रीटेड एज एसेट विद बैंकिंग सिस्टम। तो अगर हम कोई पैसा प्लेस करते हैं किसी दूसरे बैंक के साथ, लेट अस से करंट अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें पैसा रख देते हैं ताकि वहाँ से ड्राफ्ट इशू करवा सकें, इंटरेस्ट पेमेंट्स कर सकें, डिविडेंड वारंट्स पे कर सकें। तो क्योंकि वो पैसा हमने दूसरे बैंक के साथ डिपॉजिट करवाया है, तो उसको हम एसेट विद बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया लेंगे एंड बैंक्स शैल हैव द ऑप्शन ऑफ नेट देम ऑफ फ्रॉम इंटर बैंक लायबिलिटीज। तो जो हमारी दूसरे बैंकों की तरफ लायबिलिटीज हैं उनमें से हम इसको नेट ऑफ कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एनडीटीएल। तो ये सारे के सारे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे बनते हैं फॉर कैलकुलेटिंग एनडीटीएल। कैलकुलेशन ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज में फर्दर पॉइंट क्या है। कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ डिमांड लायबिलिटीज एंड टाइम लायबिलिटीज बाय शेड्यूल्ड बैंक्स, small finance banks, payment banks in respect of their saving bank deposit on the basis of position as at close of the business on 30th September and 31st March every year shall continue with interest application on saving deposits on a daily product basis। तो जो इंटरेस्ट पोर्शन को हमने लेना होता है यहाँ पे रूल उसके बारे में है। सो कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ डिमांड लायबिलिटीज एंड टाइम लायबिलिटीज बाय शेड्यूल्ड बैंक्स फॉर देयर सेविंग डिपॉजिट्स on the basis of position as at close of half yearly 30th September and 31st March every year, so it shall continue with interest application। यानी हम इंटरेस्ट बीच में इंक्लूड करेंगे और इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होगा वो डेली प्रोडक्ट बेसिस के ऊपर होगा। तो ये रहे हमारे रूल्स रिलेटिंग टू कैलकुलेशन ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, वहीं से हम सूटेबली आंसर कर देंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो आप क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट कर दीजिए, हम सूटेबली आंसर करके आपकी हेल्प करेंगे। तो जैसा मैंने पहले कहा है, अगर हमारी क्लासेस आप मिस कर रहे हैं क्योंकि आपके पास हमारे नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहे, तो आप इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी बेल आइकन के साथ। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही हम किसी क्लास को शेड्यूल करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाएगा कि हमारी क्लास किस दिन है और एट व्हाट टाइम है। उससे आप हमारी किसी भी क्लास को मिस नहीं करेंगे और आपको बहुत सारी हेल्प अवेलेबल हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ आवर लेसन। तो ये बेल आइकन को इमीडिएटली कर लीजिए। फ्रेंड्स, जो कुछ अभी तक हमने डिस्कस किया, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, मल्टी ऑप्शन क्वेश्चंस, उनको हम
नेक्स्ट लेसन के अंदर कंटिन्यू करेंगे, यानी इसके क्वेश्चंस हम अगले सेशन में करेंगे, क्योंकि अभी हमारा टाइम कंस्ट्रेंट है, हम इसको कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। तो चलें, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।